छात्रों, पिछले टर्न पर आप लोग मकान की सुविधा का मूल्यांकन पढ़ रहे थे, जिसके संबंध में अपन ने अध्ययन किया। मकान की सुविधा का मूल्यांकन अपन ने, अगर वो सरकारी कर्मचारी है तो कितना होगा और गैर सरकारी कर्मचारी है तो कितना होगा। मुख्य रूप से गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए 3 रेट्स आपने देखी, 15%, 10% और 7.5%। तो इस तरह से मकान की सुविधा का अपन ने वहाँ पर मूल्यांकन किया। मकान की सुविधा के मूल्यांकन में 2 बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं कि पहले कर्मचारी कौन सा है, सरकारी है कि गैर सरकारी है, और फिर उसके हिसाब से उसके ऊपर मूल्यांकन वेतन का कितना प्रतिशत होगा। तो एक आपको वहाँ पर वेतन का मतलब भी देखना है कि वेतन से क्या मतलब है, वो भी देखा अपन ने। फिर दूसरी परिस्थिति ये आती है कि मकान रियायती दर पर अगर रहने के लिए दे दिया है, तो पहले तो आप उसका मूल्यांकन ये मानते हुए कि मकान फ्री में दिया गया है और अनफर्निश्ड है। फिर अगर फर्निश्ड है तो फर्नीचर की लागत का और जोड़ देंगे 10%, और फिर इस मूल्यांकन में से जो राशि वसूल कर ली गई है वो राशि घटा दी जाती है। वो घटाने के बाद में जो राशि आती है वो होता है मकान की सुविधा का मूल्यांकन। तो इस तरह से अगर दोनों परिस्थितियां आपके सामने हैं, रियायती दर पर या फ्री में, तो आप लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद में फिर आगे अपन मूल्यांकन करेंगे नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान। ये भी उसके वेतन की शीर्षक की आय में शामिल होते हैं, और हेडिंग है नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कोई भी पेमेंट किया जा रहा है वो अगर कर्मचारी का दायित्व था और भुगतान करता है नियोक्ता, तो ऐसी परिस्थिति में वो चाहे कैसा भी कर्मचारी हो, चाहे सामान्य कर्मचारी हो, चाहे विशिष्ट कर्मचारी हो, उसकी आय में आप शामिल करेंगे। इसके कुछ उदाहरण दे रखे हैं कि जैसे कर्मचारी के होटल के बिल हैं, नियोक्ता भुगतान कर दे। तो ऐसी स्थिति में आपको केवल ये देखना है कि वो दायित्व किसका था, और वो दायित्व अगर कर्मचारी का है और भुगतान नियोक्ता के द्वारा किया जा रहा है तो वो कर्मचारी के वेतन शीर्षक की आय में शामिल होगा। इसी तरह से कर्मचारी के किसी ऋण का नियोक्ता भुगतान कर दे, कर्मचारी के बच्चों की शिक्षा का जो व्यय हुआ है उसका भुगतान नियोक्ता कर दे, या कर्मचारी के नाम से गैस, बिजली और पानी का कनेक्शन है, कर्मचारी के नाम से है गैस, बिजली और पानी का कनेक्शन, और भुगतान करे नियोक्ता। फिर उसके बाद में हो सकता है कर्मचारी द्वारा अपने घरेलू कार्य के लिए कोई नौकर रखे गए हों जिसका भुगतान नियोक्ता करे, और नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के कर दायित्व का स्वेच्छा से भुगतान। और एक देख सकते हैं निजी चिकित्सालय में कराई गई चिकित्सा के बिलों का नियोक्ता द्वारा पुनर्भरण। प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर कर्मचारी के द्वारा इलाज किया गया और उसका भुगतान नियोक्ता करता है, तो ऐसी परिस्थिति में वो कर्मचारी के वेतन शीर्षक की आय में शामिल होगा। इस पॉइंट के अंतर्गत आप लोगों को देखने की केवल ये बात है कि नियोक्ता जो भुगतान कर रहा है वो आप ये देख लें कि वो दायित्व कहीं कर्मचारी का तो नहीं है। अगर नियोक्ता भुगतान नहीं करता तो कर्मचारी को भुगतान करना पड़ता। ये स्थिति अगर आती है तो नियोक्ता ने जितना भी भुगतान किया गया है वो सारा का सारा कर्मचारी के वेतन शीर्षक की आय में शामिल करेंगे, कर्मचारी के लिए वो टैक्सेबल होगा। तो ये देख लिया अपन ने कि नियोक्ता के द्वारा कर्मचारी के दायित्वों का, लाइबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉइज पेड बाय एम्प्लॉयर, ये देखा अपन ने। उसके बाद में अगले मेन पॉइंट में देखेंगे जीवन बीमा या वार्षिकी के लिए दी गई राशि। कर्मचारी का जीवन बीमा है और वो जीवन बीमा कर्मचारी ने स्वयं ने करवाया है, अतः जीवन बीमा प्रीमियम की राशियां भरने की जो जिम्मेदारी है वो कर्मचारी की है।
और उसके बावजूद अगर उसका पेमेंट नियोक्ता के द्वारा किया जाता है तो कर्मचारी के लिए कर योग्य होगी, वेतन शीर्षक की आय में शामिल करेंगे। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को आवंटित कोई प्रतिभूति या स्वेट शेयर्स। इस हेडिंग में केवल आपको ये देखना है कि नियोक्ता ने कर्मचारी को जो प्रतिभूति या स्वेट शेयर या अंश निर्गमित किए हैं वो बाजार मूल्य से अगर कम पर कर दिए या मुफ्त में कर दिए तो उनका मूल्यांकन करेंगे आप। तो जितनी राशि कर्मचारी से प्राप्त कर ली गई है वो उसके बाजार मूल्य में से घटा दी जाती है और बचा हुआ मूल्य कर्मचारी के लिए कर योग्य होगा। स्वेट शेयर क्या होते हैं ये आप लोगों ने बीकॉम पार्ट फर्स्ट में देखा होगा। स्वेट शेयर्स कोई भी कंपनी उन कर्मचारियों को इशू करती है जो कंपनी को कोई तकनीकी जानकारी या बौद्धिक संपदा अधिकार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अधिकार उपलब्ध करवाने की वजह से कर्मचारियों को जारी किए। यानी कर्मचारी ने कंपनी के हित में कोई काम किया है, जैसे तकनीकी ज्ञान की उसने जानकारी दी है तो उसको कंपनी समता अंशों का निर्गमन करती है जिसको कहते हैं स्वेट शेयर्स। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उसको कितने कम मूल्य में या कर्मचारी को कितना लाभ नियोक्ता के द्वारा पहुंचाया गया है उसका मूल्य होगा, वो ही कर्मचारी के लिए कर योग्य होगा। अगर कर्मचारी से कोई राशि प्राप्त कर ली गई है तो वो राशि उसमें से घटा दी जाती है। अगला इसका पॉइंट है, नियोक्ता द्वारा करदाता के संबंध में अनुमोदित अधिवार्षिकी कोष। सुपर एनुएशन फंड के बारे में पहले भी आप लोगों को बता दिया था मैंने कि नियोक्ता कर्मचारी का एक फ़ंड होता है जिसका नाम होता है सुपर एनुएशन फंड, और एक तरह से इस फंड में से राशि कर्मचारी के रिटायर होने के बाद में कर्मचारी को दी जाती है, पेंशन के रूप में दी जाती है। और तो नियोक्ता अधिकतम 1.5 लाख रुपए इसमें अंशदान कर सकता है 1 साल के लिए। इससे ज़्यादा अंशदान वो अगर करता है तो कर्मचारी के लिए कर योग्य होगा। नेक्स्ट सुविधा है बिना ब्याज के अथवा रियायती दर पर ऋण की सुविधा। नियोक्ता ने कर्मचारी को इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल रेट पर अगर लोन की सुविधा दे दी है तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि अगर ब्याज वास्तव में लिया जाता तो वो कितना होता और उससे जो वसूल किया गया है वो घटा दिया जाता है। ब्याज के संबंध में सामान्य रूप से जो लोन बैंकें दे रही हैं उनके आधार पर रेट्स का निर्माण हो रहा है तो वो रेट्स अपन देखेंगे। लेकिन लोन की राशि कुछ दशाओं में अगर कर्मचारी को दी जाती है तो वो बिना ब्याज के भी अगर दी गई है तो कर्मचारी के लिए करमुक्त होगी। जैसे कर्मचारी को कुछ बीमारियों के संबंध में लोन दिया गया नियोक्ता के द्वारा, बड़ी बीमारियां हैं जैसे कैंसर हो गया, टीबी हो गई, एड्स हो गया, इनके उपचार के लिए कर्मचारी को बिना ब्याज के अगर ऋण दिया जाता है तो वो करमुक्त होगा। इसी प्रकार से अगर लोन की राशि कर्मचारी को जो दी गई है वो 20,000 रुपये से अधिक नहीं है तो भी वो इंटरेस्ट फ्री लोन करमुक्त होगा। यानी उसका जो इंटरेस्ट है वो कर्मचारी के लिए करमुक्त होगा। लेकिन राशि के बारे में एक लिमिट लगा दी कि 20,000 रुपये से अधिक का लोन नहीं दिया जाना चाहिए। अगर 20,000 रुपये तक का लोन दिया गया है और वो भी बिना ब्याज के दिया गया है तो कर्मचारी की आय में शामिल नहीं करेंगे। तो कर्मचारी की आय में 2 परिस्थितियों में शामिल नहीं कर रहे हैं अपने ब्याज को, कि या तो लोन दिया गया है किसी बीमारी या बड़ी बीमारियों के संबंध में इंटरेस्ट फ्री लोन, और या लोन की राशि 20,000 रुपये से कम है। इसके अलावा जो भी नियोक्ता के द्वारा इंटरेस्ट फ्री लोन दिया गया है वो कर्मचारी के लिए कर योग्य होगा।
अब करियोगे कितना होगा, ब्याज की दर क्या होगी, इसके संबंध में दरें जो लागू हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI द्वारा जो दरें वसूल की जा रही हैं उन दरों के आधार पर माना जाता है कि इन दरों के बराबर जो राशि आएगी वो कर्मचारी के लिए सुविधा का मूल्य होगा। जैसे हाउसिंग लोन के संबंध में रेट दे रखी है, और रेट आप देखेंगे दो तरह की है। थोड़ी सी महिलाओं के लिए कुछ लगभग 0.5% के आसपास कम है। तो अगर लोन महिलाओं को दिया गया है तो वो दर है हाउसिंग लोन की 8.70 से लेके 9.10% तक। ये लोन की अमाउंट पर डिपेंड करता है, जो शुरू होती है 8.70 से, और जो लोन की राशि बढ़ती है या बड़ी अमाउंट का लोन लेते हैं तो महिलाओं के लिए अधिकतम जो ब्याज की दर है वो 9.10 है। अन्य लोगों के लिए 8.75 से 9.15 है। ये दरें सारी की सारी बुक में दे रखी हैं, आप लोग बुक में अच्छे से देख लेंगे। ये हाउसिंग लोन की रेट थी। इसी तरह से मान लो नियोक्ता ने कर्मचारी को कार के संबंध में लोन दिया है तो, और वो बिना ब्याज के दिया है, तो ब्याज क्या लगाएं। ब्याज लगाने के लिए उसी तरह से आप ये देखेंगे कि SBI ब्याज की दर क्या वसूल कर रही है। तो SBI के संबंध में रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है महिलाओं के लिए इसमें 9.30 से 9.80, और महिला और पुरुष में यहाँ कोई अंतर नहीं किया गया है। अगर कार खरीदते हैं या कार के संबंध में इंटरेस्ट फ्री लोन है तो 9.5% से लेके 9.80% तक का ब्याज उस सुविधा का मूल्य माना जा गया। इसी तरह से कोई 2 व्हीलर है, दुपहिया वाहन, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, उसके संबंध में लोन की जो दर है वो 17.60 दे रखी है। एजुकेशन लोन, बच्चों की एजुकेशन के संबंध में भी लोन लिया जा सकता है। तो इस तरह का लोन अगर बिना ब्याज के दिया गया है तो इन्होंने इसकी दर 3 तरह से बता रखी है। अगर लोन 7.5 लाख रुपए तक है तो 10.55% रेट होगी, और लोन 7.5 लाख से अधिक है तो रेट आती है 10.80, और दोनों के संबंध में 10.55 और 10.80 दोनों के संबंध में दे रखा है कि अगर छात्रा है, वो छात्र नहीं है, वो अगर छात्रा है तो जो दरें दे रखी हैं उनमें जो लागू दर बताई है उसमें 0.5% कम हो जाएगी बालिकाओं के लिए। और लास्ट में एक दे रखा पर्सनल लोन, जैसे हाउसिंग लोन नहीं दिया, कार लोन नहीं है, 2 व्हीलर लोन भी नहीं है, एजुकेशन लोन भी नहीं है, लेकिन नियोक्ता ने कर्मचारी को पर्सनल लोन दे दिया। तो पर्सनल लोन की दर है वो बैंक में आजकल चल रही है 17.10%। तो 17.10% की दर से जो ब्याज आएगा वो कर्मचारी के लिए सुविधा का मूल्य माना जाएगा। तो ये अपन ने देखा है इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल इंटरेस्ट के ऊपर लोन देना। अगर कंसेशनल रेट पर दिया गया है तो पहले तो पूरी रेट से आप उस सुविधा का मूल्य की गणना कर लें और जितना कर्मचारी से वसूल किया गया है वो घटा दें। बचा हुआ ब्याज कर्मचारी की आय में शामिल कर लिया जाएगा। उसके बाद में अगली सुविधा आती है जी परक्यूजिट्स है, अनुलाभ है, छुट्टी मनाने के लिए जाने की सुविधा। नियोक्ता अपने कर्मचारी को छुट्टी मनाने के लिए जाने की सुविधा दे सकता है, लेकिन छुट्टियों के संबंध में अपन ने 4-4 वर्ष के ग्रुप बना लिए थे और उस 4 वर्ष के समूह में वो 2 बार छुट्टियां ले सकता है। ये आपने पूर्व में अध्ययन कर लिया। इनके अलावा अगर वो छुट्टी मनाने के लिए जाता है और फिर भी नियोक्ता उसके खर्चे वहन करता है तो वो सारे खर्चे कर्मचारी की आय में शामिल किए जाएंगे। फिर उसके बाद में अगला जो फैसिलिटी दे रखी है या अनुलाभ है वो है निःशुल्क भोजन और चाय नाश्ते की सुविधा। कर्मचारियों को ऑफिस में भोजन और चाय नाश्ता दिया जा सकता है। इसकी कर मुक्ति के संबंध में प्रावधान ये हैं कि अगर वो चाय नाश्ता टी एंड स्नैक्स कार्यालय समय में ऑफिस आवर्स में अगर दिया जाता है तो वो कर मुक्त होगा। ऑफिस आवर्स में अगर चाय नाश्ता दे दिया गया, चाय पिला दी और समोसे खिला दिए गए तो वो कर मुक्त है।
वो कोई कर योग्य नहीं है। इसी तरह से ऑफिस आवर्स में या कार्य के घंटों के दौरान जो कर्मचारी रिमोट एरिया में रहते हैं उनको अगर भोजन की सुविधा दी गई है तो वो भी करमुक्त है। दो तरह की चीज़ें करमुक्त हो गई, नाश्ते की सुविधा कर्मचारियों को कार्यालय समय में दी तो करमुक्त है। रिमोट एरिया में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन कर्मचारियों को भोजन की सुविधा दी तो करमुक्त है। और रिमोट एरिया कौन सा है ये आप लोगों को पूर्व में बताया जा चुका है। जिन्होंने उसको अटेंड नहीं किया है वो बुक में अच्छे से उसको देख लें। ये दे रखा है कि रिमोट एरिया से क्या मतलब है, कौन से एरिया में कहाँ वो रहता है कर्मचारी, कहाँ काम करता है, तो उसको रिमोट एरिया माना जाएगा। अब उसके बाद में भोजन के संबंध में बात आती है तो कार्यालय समय में अगर कर्मचारियों को मुफ्त में भोजन की सुविधा दी जाती है तो ये कहते हैं कि एक समय के भोजन का मूल्य 50 रुपये तक करमुक्त होगा। एक समय का भोजन सामान्य रूप से कर्मचारियों को मान लो लंच करवाया जाता है तो एक समय के भोजन का मूल्य है वो 50 रुपये तक करमुक्त होगा। यानी एक जने के भोजन के अधिकतम 50 रुपये करमुक्त हो सकते हैं एक थाली के, उससे ज़्यादा है तो वो कर योग्य है। फिर उसके बाद में आता है उपहार का मूल्यांकन। कर्मचारी को गिफ्ट भी नियोक्ता देता है। गिफ्ट किसी वस्तु के रूप में देता है तो वो ये कह रहे हैं कि उसका मूल्य कुल मिला के 5,000 रुपये तक करमुक्त होता है। लेकिन अगर वो उपहार यदि नगद में दे दे, कैश में देता है तो फिर करमुक्त नहीं होगा, कर्मचारी के लिए कर योग्य होगा। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे कि उपहार के लिए वैसे तो लिमिट लगा रखी है 5,000, लेकिन वो लिमिट तब है जब किसी वस्तु के रूप में आप गिफ्ट करते हैं, तब 5,000 रुपये तक की मूल्य की जो वस्तुएं दी गई हैं वो करमुक्त हैं। लेकिन उपहार अगर नगद में दे दिया गया है, कैश में दे दिया गया है तो 5,000 की लिमिट वहाँ लागू नहीं होती और सारी राशि कर्मचारी के लिए कर योग्य होगी। इसी तरह से फिर एक अनुलाभ दे रखा है क्रेडिट कार्ड पर। किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड कर्मचारी अगर यूज करता है नियोक्ता का और अपने लिए काम में लेता है तो वो सारे खर्चों का जोड़ है वो कर्मचारी के लिए अनुलाभ हैं और उसके वेतन शीर्षक की आय में शामिल करेंगे। इसी तरह से क्लब के संबंध में अगर किसी तरह का भुगतान किया गया है, क्लब की मेंबरशिप होती है कर्मचारियों के पास में और जिसका भुगतान अगर नियोक्ता ने किया है तो ऐसी परिस्थिति में जो नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया है वो कर्मचारी के लिए कर योग्य होगा। और फिर एक चल संपत्ति का उपयोग। चल संपत्ति का उपयोग अगर कर्मचारी को नियोक्ता कोई चल संपत्ति उपयोग के लिए दे देता है, लेकिन लैपटॉप और कंप्यूटर वो दे सकता है, उसका कोई मूल्यांकन नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर कोई संपत्ति दी जाती है उपयोग करने के लिए तो संपत्ति की वास्तविक लागत का 10% उसका सुविधा का मूल्यांकन करेंगे अपन। और इसी तरह से फिर चल संपत्ति का हस्तांतरण, वो है चल संपत्ति का उपयोग। और यहाँ हो गया चल संपत्ति का हस्तांतरण, ट्रांसफर ही कर दे। तो ऐसी परिस्थिति में संपत्ति का जब ट्रांसफ़र किया गया तो उसमें से आप लोग डेप्रिसिएशन घटा दें और बाकी जो संपत्ति का मूल्य बचा हुआ है वो कर्मचारी के लिए अनुलाभ का मूल्य माना जाएगा। डेप्रिसिएशन कितना घटा दें वो ये दिया हुआ है कि कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं अगर हैं तो डेप्रिसिएशन 50% लगाएंगे घटती हुई दर पर। और मोटर कार अगर है तो मोटर कार के ऊपर डेप्रिसिएशन की रेट है 20%। और अन्य कोई संपत्ति है तो उसके ऊपर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से 10% की दर से डेप्रिसिएशन की गणना की जाएगी। वो डेप्रिसिएशन संपत्ति की लागत में से कम कर देंगे, बची हुई राशि होगी वो कर्मचारी के लिए सुविधा का मूल्य माना जाएगा। तो इस तरह से आज अपन ने ये कई तरह से अनुलाभों का मूल्यांकन किया। अगले टर्न पर इसके आगे अपना ऐसे अनुलाभ देखेंगे जो केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए ही कर योग्य होंगे, बाकी के लिए कर योग्य नहीं होंगे। उनका मूल्यांकन अपने को करना होगा। थैंक यू।